ओके। अच्छा, तो इस चैप्टर के जो हमारे मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट और एलोकेशन ऑफ फ्रेम, ये चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। और फिर इसी हवाले से एक वर्किंग सेट मॉडल है और हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर्ड मेमोरी एंड मेमोरी मैप फाइल्स, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो अगेन व्हाई वी नीड वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो उसके उसने कुछ रीजंस बता रखी हैं कि कहता है कि कोड नीड्स टू बी इन मेमोरी टू एग्जीक्यूट बट एंटायर प्रोग्राम रेयरली यूज्ड। कहता है कि ये बात तो तय है कि जो कोड एग्जीक्यूट होगा उसको मेमोरी में होना चाहिए, लेकिन एक बात ये भी होती है कि ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कम होता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो या पूरा का पूरा प्रोग्राम रन करे। उसके उसने 3 एग्जांपल्स दी हैं। एक है एरर कोड। एरर कोड का मतलब ये होता है कि आपने आगे शायद आप जावा पढ़ेंगे या पाइथन पढ़ेंगे या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको ना एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग किसे कहते हैं? अगर आपके कोड में कोई एरर कंडीशन आ जाए, ठीक है? तो आपका प्रोग्राम क्या एब्नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा या उस एक्सेप्शन को, उस एरर को, एक्सेप्शन से मुराद यहाँ पे एरर है, उस एक्सेप्शन को या एरर को कैच करेगा। कैच करने का मतलब है कि उस एरर कंडीशन के ट्रू होने पे या एरर के अगर होने पे कोई रिस्पॉन्स देगा, कोई मैसेज देगा और फिर प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होगा। तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम एक प्रोफेशनल प्रोग्राम बनाते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यूजर से आपने कहा जी आपने इनपुट एंटर करनी है, वो न्यूमेरिक नंबर्स की शक्ल में है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई उस पे आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे, लेकिन उसने अल्फाबेटिक एंटर कर दी या कोई स्पेशल कैरेक्टर एंटर कर दी है, तो ऑब्वियसली आप उसमें मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है एक तरह से आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली सिचुएशन आ गई कि एक उसने आपको इनवैलिड इनपुट दे दी है, तो उसको कैच करना है। यानी जब वो इस तरह की इनपुट देगा तो आपको कोई रिस्पॉन्स देना है, उसको कैच करना है। बाज़ दफ़ा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो है वो नंबर ओवरफ्लो हो जाते हैं, मेमोरी ओवरफ्लो हो जाती है, एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो होती है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है। तो जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है तो फिर उसके लिए हमने एक ट्राई कैच का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को ट्राई में रखते हैं और फिर उसको हम कैच के ब्लॉक में रखते हैं, और अगर एरर होगी तो फिर वो कैच का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हम एक प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग चलेगी कब? ऑब्वियसली जब वो एरर अकर होगी। अगर एरर अकर नहीं होगी तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रोग्राम आपने लिखा वो काफ़ी लाइनों का है और उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा की गई है, तो अगर उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं अकर हुई, कोई एक्सेप्शन या एरर नहीं जनरेट हुई, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड भी जनरेट नहीं होगा। तो ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड है ये सिर्फ उसी वक्त चलेगा जब हमारे पास प्रोग्राम में एरर अकर होगी। तो ये कोड कभी-कभी चलेगा, इसका मतलब ये हुआ। जब एरर होगी तब चलेगा, अदरवाइज़ अगर प्रोग्राम 10 दफ़ा चला और 9 दफ़ा कोई एरर नहीं आई तो इसका मतलब है वो 9 दफ़ा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड नहीं चलेगा। एक बात, एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरी एग्ज़ाम्पल, बाज़ दफ़ा हमारे पास हम जो डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आपके पास एरे है, लिस्ट है, इस तरह के हमारे पास जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, हम उसका साइज़ काफ़ी बड़ा कर लेते हैं, ख़ास तौर पे जब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हम करते हैं। अच्छा, अब मैं सपोज़ कर लें साइज़ बना लिया 10,000 एरे का, ठीक है? और एरे हमने इस्तेमाल, उसमें वैल्यू हमने फ़िल्ड की है सिर्फ़ 100, तो इसका मतलब है कि आपने 9,900 वैल्यू क्या कर दी, वेस्ट कर दी। एरे तो डिक्लेयर हो गया, मेमोरी एलोकेट भी हो गई, लेकिन आपने उसको इस्तेमाल जो है उसका सिर्फ 1%, 2% या 5% किया। तो इसका मतलब है बाकी जो है वो 90%, 95% आपका वेस्ट हो गया। दो दूसरी एग्जांपल हो गई। अच्छा, तीसरी एग्जांपल्स, कुछ हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि जिनकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो डे टू डे बेसिस पे नहीं की जाती, बल्कि बहुत कम उनकी एग्जीक्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल हम बैंक में थे तो बैंक के अंदर रिपोर्ट्स होती थी। अब कुछ रिपोर्ट होती थी जो डेली डे एंड पे होती थी, यानी एक आज मंडे है, डे एंड होगा जब बैंक का टाइम क्लोज होगा तो आज की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अच्छा, कुछ रिपोर्ट होती थी जो वीकली बेसिस पे होती थी, वो सिर्फ वीकेंड पे चला करती थी, जैसे मतलब सैटरडे वीकेंड है या फ्राइडे वीकेंड है तो वो वीकेंड पे चलती थी। कुछ रिपोर्ट होती थी जो मंथ एंड पे चलती थी, जो लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ है, और कुछ रिपोर्ट होती थी जो 6 मंथ पे चला करती थी, जब हम क्लोजिंग करते थे 30 जून और 31 दिसंबर को। तो अब आपका जो कोड है, प्रोग्राम है, उसके अंदर सारी रिपोर्टिंग अवेलेबल है, लेकिन जो 6 मंथ वाली रिपोर्ट है या 1 मंथ वाली रिपोर्ट है, वो तो सिर्फ 6 महीने में 1 दफ़ा चलेगी या महीने में 1 दफ़ा चलेगी। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा कोड है जो कि डेली इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि 30 डेज़ में वन टाइम इस्तेमाल हो रहा है, अगर हम मंथली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि हर वक्त इस प्रोग्राम को, इस कोड को मेमोरी में लोड करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी यूटिलाइज़ेशन ही बहुत कम है। यानी उसकी जो यूसेज है या जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। तो ये तीनों एग्ज़ाम्पल इस बात को शो करती हैं कि हमें क्या पूरा कोड रखना चाहिए, हमें अक्सर केसेज़ में हमें पूरा कोड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। चाहे वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, चाहे वो ऐसे प्रोग्राम है जो उनकी रिक्वायरमेंट ही महीने, हफ्ते में 1 दफ़ा है, और कुछ या फिर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर साइज़ बहुत बड़ा है और वो बहुत छोटी हैं उनकी, जो उसमें डेटा डाला गया। तो ये सारी केसेस ये कहते हैं कि आप बजाय इसके कि सारे प्रोग्राम को रैम में रखें, अब तक हमने ये पढ़ा था कि सारा का सारा प्रोग्राम रैम में होगा। एक प्रोसेस ये आया, उसकी रिक्वायरमेंट है 10 एमबी, तो 10 एमबी उसे रैम में चाहिए। अब वर्चुअल मेमोरी के बाद कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि जो 10 एमबी ए की रिक्वायरमेंट है उसमें से एक पार्ट उसका एक हिस्सा जो है वो रैम में रखे जाए और बाकी हिस्सा जो है वो वर्चुअल मेमोरी में रखा जाए। यानी सपोज़ कर लें कि अगर प्रोसेस ए की रिक्वायरमेंट 10 एमबी थी, तो 10 एमबी में से रैम के अंदर हमने सपोज़ कर लें जी 6 एमबी रख लिया, और 4 एमबी जो है हमने कहाँ पे रख लिया? वर्चुअल मेमोरी में रख लिया। तो ये हमारे पास जो है वो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अनम्यूट कर लें अपने माइक, मैंने म्यूट कर दिए थे जिन्होंने क्लियर क्वेश्चन पूछना है। है, क्लियर है। जी बच्चे, मैंने कहा सर क्लियर है, आगे चले। क्लियर है? ओके। तो अब सूरत हाल ये बनेगी वर्चुअल मेमोरी की कि ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हम थोड़ा सा वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो ये कहता है कि अब आपने किस तरह इस्तेमाल करना है कि ये हमारे पास फिजिकल मेमोरी है, इन्हें आप जैसे रैम कहते हैं, और ये हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है। और ये दरमियान में कोई मेमोरी मैपिंग मैकेनिज्म होगा, मेमोरी मैपिंग टेक्निक होगी, जिसके थ्रू हम वर्चुअल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी में जो हमारा ब्लॉक है वो वर्चुअल मेमोरी में उसको उठा के हम फिजिकल मेमोरी में डालेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आप अज़्यूम कर लें कि जो हमारे पास प्रोसेस ए था, उसके हमने 10 एमबी अगर उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो आप अज़्यूम कर लें कि उसके ना 1 एमबी की हमने 10 ब्लॉक्स बना लिए। लास्ट टाइम हमने पेजिंग पढ़ी थी ना, उसमें हमने कहा था कि जब साइज़ बराबर होता है तो हम उन्हें पेज कहते हैं। तो ये हमने 1 एमबी के पेजेस बना लिए। अब चूँकि टोटल रिक्वायरमेंट 10 एमबी है, तो इसका मतलब है उसको 10 पेजेस चाहिए। और अब 10 पेजेस पहले ये था जब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये जो 10 के 10 एमबी थे, इन्हें कहाँ होना चाहिए था? आपकी फिजिकल मेमोरी में होना चाहिए था। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इन 10 पेजेस में से कुछ पेजेस 2, 3, 5 जो हैं वो वहाँ फिजिकल मेमोरी में होंगे, और बाकी जो 5 पेजेस हैं, जो रिमेनिंग जो पेजेस हैं उसके प्रोसेस ए के, वो कहाँ पे होंगे? वर्चुअल मेमोरी में होंगे। अच्छा, तो इसका इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि पहले प्रोसेस ए रैम में 10 एमबी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। अब अगर उसके 5 एमबी हैं और 5 एमबी वर्चुअल मेमोरी में है, तो इसका मतलब है रैम की 5 एमबी स्पेस ऑक्यूपाई हुई। तो इसका मतलब है प्रोसेस ए ने 50% मेमोरी जो है अपनी फ्री कर दी, और ये मेमोरी जो है वो हम यूज़ कर सकेंगे अदर प्रोसेसेस के लिए। तो इस तरह सब प्रोसेस के साथ होगा कि हर एक का 100% लोड करने की बजाय किसी का 50% है, किसी का 40% है, किसी का 60% है। तो इसका मतलब हर प्रोसेस से हमारे पास मेमोरी बच जाएगी, स्पेस बच जाएगी, और वो स्पेस हम इस्तेमाल कर सकेंगे अदर प्रोग्राम्स को लोड करने के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो वर्चुअल मेमोरी का मेन बेनिफिट है कि वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करके हम अपने रैम में ज़्यादा प्रोग्राम्स लोड कर लेते हैं। वजह क्या है कि कुछ प्रोग्राम का कुछ पार्ट रियल मेमोरी में होता है, और कुछ पार्ट जो है वो वर्चुअल मेमोरी में होता है, और रियल मेमोरी कम इस्तेमाल होती है। तो लिहाजा आप उस रियल मेमोरी में आप मज़ीद जो है वो प्रोग्राम्स को लोड कर लेते हैं और अपनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो वो कहता है कि हमारे पास जब प्रोग्राम को वर्चुअल मेमोरी में हम कहते हैं कि कंसीडर द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट पार्शियली लोडेड प्रोग्राम। तो बेसिकली जब वर्चुअल मेमोरी में हम यही काम कर रहे होते हैं कि हम एक ऐसे प्रोग्राम को लोड कर रहे होते हैं जो कि पार्शियली लोडेड है। क्यों? क्योंकि वो कुछ उसका पोर्शन जो है वो फिजिकल मेमोरी में, और कुछ उसका जो है वो रियल मेमोरी में है। अच्छा, तो कहते हैं जब हम ये काम करते हैं पार्शियली लोडेड का, तो फिर हमारे पास एडवांटेज क्या है कि नंबर 1, ईच प्रोग्राम टेक्स लेस मेमोरी व्हाइल रनिंग, ठीक है? तो उसका मतलब ये होगा कि वो कम स्पेस लेगा, और कम स्पेस लेने का मतलब है मोर प्रोग्राम्स कैन रन एट द सेम टाइम। तो हम ज़्यादा प्रोग्राम को लोड कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी बढ़ जाएगी, और हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट भी बढ़ जाएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि प्रोग्राम्स नो लीडर कॉन्स्ट्रेंड बाय द लिमिट्स ऑफ द फिजिकल मेमोरी। फिर जब आपने पूरे प्रोग्राम को लोड ही नहीं करना, उसका एक पोर्शन लोड करना है, तो हमारे पास जो ये इशू आ रहा था
कि जी लास्ट टाइम हम फ्रेगमेंटेशन देख रहे थे कि आपके पास स्पेस है जी 50 MB और हम लोड करना चाहते हैं 80 MB, तो हम लोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जी हमें 80 MB चाहिए था, तो है ही वहाँ पे 50 MB है। तो अब वो काम हो सकता है, क्यों? क्योंकि अब 80 MB में से पूरा 80 MB नहीं लोड करना, हो सकता है उसमें से 40 MB लोड करना हो। तो हमारे पास जो 50 MB की स्पेस है, तो उसमें अंदर हम 40 MB को लोड कर देंगे और हम उस प्रोग्राम को लोड करके रन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एडवांटेज है कि जब और ये एडवांटेज ऑब्वियसली हमें वर्चुअल मेमोरी का मिलता है। तो यहाँ पे उसने थोड़ा-सा उसको बता रखा है कि जी वर्चुअल मेमोरी क्या है, सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी। तो कहता है जो वर्चुअल मेमोरी है उसको हम लॉजिकल मेमोरी कह देते हैं, ठीक है? और ये जो है वो फिजिकल मेमोरी जो कि रैम है उससे डिफरेंट होती है। अच्छा, अब यूजर को क्या नज़र आ रहा होगा? यूजर को नज़र आ रहा होगा कि उसकी अगर सपोज़ करें एक प्रोग्राम एक सिस्टम में रैम का साइज़ 1 जीबी है और 1 जीबी ही आपकी वर्चुअल मेमोरी का साइज़ है, तो यूजर के लिए ये रैम का साइज़ जो है वो 2 जीबी हो गया, ठीक है? यूज़र जो है उसको समझेगा कि ये 2 जीबी की रैम है और 2 जीबी की रैम के हिसाब से प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा, जबकि एक्चुअली रैम जो है वो 1 जीबी की और बाकी 1 जीबी जो हमारा वर्चुअल मेमोरी है। तो कहता है ओनली पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नीड टू बी इन द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयरफॉर बी मच लार्जर देन द फिजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस से मुराद है वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ठीक है, क्या वर्चुअल मेमोरी। Allow address spaces to be shared by the several processes, allow for more efficient program creation, more programs running concurrently, less IO needed to load or swap the processes। अच्छा, इसका एक और एडवांटेज है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी स्वैपिंग। तो वो कहता है कि अब इसको आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं थी। स्वैपिंग और वर्चुअल मेमोरी में डिफरेंस ये है कि स्वैपिंग में पूरा का पूरा प्रोग्राम हम उठा के रेल मेमोरी से निकाल के बैकअप मेमोरी में डाल देते थे और फिर जब उसकी जरूरत होती थी तो उसे दोबारा स्वैप इन करते थे। अब कॉन्सेप्ट ये नहीं है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ पोर्शन जो है वो उसका पार्ट जो है वर्चुअल मेमोरी में है, कुछ उसका रेल मेमोरी में है और फिर हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये उसके एक तरह से एडवांटेजेस हैं कि वर्चुअल मेमोरी की शक्ल में आपको ये एडवांटेजेस हो जाते हैं। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि कैसे हम इसको अरेंज करते हैं, तो कहते हैं कि वी यूजुअली मीनवाइल फिजिकल मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ पेज फ्रेम्स, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पेजिंग की शक्ल में। और वी हैव एमएमयू मस्ट मैप लॉजिकल एड्रेस टू द फिजिकल स्पेस। वही अभी हमने जो डायग्राम में देखे, ये हमारा एमएमयू का यूनिट है जो कि कन्वर्ट करेगा आपके लॉजिकल एड्रेसेस को या वर्चुअल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस के अंदर, और पेजिंग की शक्ल में हम जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। और जो वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम डिमांड पेजिंग की शक्ल में इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, अब वर्चुअल मेमोरी को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं डिमांड पेजिंग की शक्ल में, तो डिमांड पेजिंग कैसे की जा रही है? वो इस तरह की जाती है कि हमने कहा कि जी हमने अपने प्रोसेस को पेजेस की शक्ल में डिवाइड कर दिया, या पेजेस नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर दिया। अब नंबर ऑफ पेजेस का साइज वो हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो वही होगा जो पेज फ्रेम का साइज होगा। वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, एंड सो ऑन सो। तो जितने हमारे पास प्रोग्राम का साइज है उसके हिसाब से उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस बन जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब जब हम डिमांड पेजिंग अप्लाई करते हैं तो डिमांड पेजिंग का मतलब क्या होता है? वो कहता है कि आपने एक प्रोसेस उठाया, ठीक है? ये एक डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा छोटा कर लें, चले। वो ये कहता है कि आपके पास एक प्रोग्राम था, उसके सपोज करें हम हमारे पास 10 पेजेस थे, ठीक है? अब हमने इसका एक पेज टेबल मेंटेन रखना है, हर प्रोसेस का एक पेज टेबल होगा। प्रोसेस ए है, उसकी रिक्वायरमेंट 10 MB है, 1 MB का पेज साइज है, तो इसका मतलब है इसके 10 हमारे पास जो है वो पेजेस बन गए। अब 10 पेजेस में से कुछ पेजेस जो हैं वो फिजिकल मेमोरी रैम में है और कुछ हमारे वर्चुअल मेमोरी में है। तो जो पेज हमारे पास फिजिकल मेमोरी में है उनको हम मार्क करेंगे एज ए वैलिड, ठीक है? यहाँ पे आपको वी नजर आ रहा है, वी। वी मतलब वैलिड। एक बिट होगी जिसकी वैल्यू वी या आई होगी। बेसिकली बिट की वैल्यू आपको पता है 0 या 1 होती है, तो 0 1 से हम इंडिकेट कर लेंगे कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। सपोज करें हमने कहा 1 का मतलब है वैलिड है और 0 का मतलब इनवैलिड है, तो 0 का मतलब आई हो गया, 1 का मतलब वी हो गया। अब जो 10 पेजेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 10, तो उसमें से कुछ पेजेस जो है वो वैलिड हैं और कुछ जो है इनवैलिड हैं। तो वैलिड पेजेस कौन से हैं? वो पेजेस जो इस वक्त फिजिकल मेमोरी या रैम में मौजूद हैं। सपोज करें पेज नंबर 1 से 10 तक जो हमारे पेज नंबर 2 4 6 8
और 10, ये जो इवन नंबर पेजेस हैं ये हमारे वैलिड हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेजेस हैं 2, 4, 6, 8 और 10 ये इस वक्त रियल मेमोरी में मौजूद हैं, रैम में मौजूद हैं। और जो रिमेनिंग पेजेस हैं हमारे 1, 3, 5, 7 और 9 ये हमारे कहाँ पे हैं, वर्चुअल मेमोरी में मौजूद हैं। तो जो 2, 4, 6, 8, 10 है इनके आगे हमारे पास बिट वैलिड हो जाएगी, और जो हमारे पास पेज टेबल में और जो हमारे पास जो पेजेस उसमें है वर्चुअल मेमोरी में उनके आगे यानी कि जो हमारे ऑड नंबर थे उनके आगे जो वैलिड जो बिट है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आप जिस पेज को एक्सेस कर रहे हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है। अब ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप एक प्रोसेस को एक पेज को एक्सेस करेंगे, आपने एक राइट ऑपरेशन करना है a इक्वल टू b प्लस सी। अब ये जो राइट ऑपरेशन है ये सपोज करें पेज नंबर 6 से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेगा कि क्या पेज नंबर 6 उस प्रोसेस का, प्रोसेस ए का, वो वैलिड है या इनवैलिड है, या इन अदर वर्ड्स कि वो रियल मेमोरी में है या वर्चुअल मेमोरी में। तो अगर तो वो फिजिकल या रियल मेमोरी में है तो फिर तो आप सिंपली उसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर हमारे पास वो पेज इस वक्त रियल मेमोरी में मौजूद नहीं है बल्कि कहाँ है, वर्चुअल मेमोरी में है, तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसे वर्चुअल मेमोरी से उठा के कहाँ लाना पड़ेगा, रियल मेमोरी में लाना पड़ेगा। फिर वही कॉन्सेप्ट कि जब जिस कोड ने एग्जीक्यूट होना है वो होगा, उसे कहाँ होना चाहिए, फिजिकल मेमोरी में होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। Okay. अच्छा जी, तो नेक्स्ट वो ये कहता है कि और ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से, हमें पेज टेबल से मिलेगी, और हर प्रोसेस के लिए हमारे पास एक पेज टेबल होगा। तो ये कहता है कि जी विद ईच पेज टेबल एंट्री अ वैलिड और इनवैलिड बिट इज एसोसिएटेड, ठीक है। वी इज इन मेमोरी, मेमोरी रेजिडेंट, और आई नॉट इन मेमोरी, वैलिड और इनवैलिड। Initially valid or invalid bit is set to I on all entries. Example of the page table snapshot, ये उसने example दी है। During MMU address translation, if valid invalid bit in page table entry I is that is equal to page fault। अच्छा, अब वो ये कहता है कि इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं पेज फॉल्ट की। अब हमने कहा जी 2, 4, 6, 8, 10 जो है वो हमारे पास वैलिड है। अब अगर उसने एक्सेस किया पहले पेज नंबर 2 को, वो मेमोरी में मौजूद है, कोई इशू नहीं है। फिर उसने एक्सेस किया 4 को, वो भी मेमोरी में मौजूद है। फिर उसने एक्सेस किया 5 को, अब 5 मेमोरी में मौजूद नहीं है। तो जब वो किसी ऐसे पेज को एक्सेस करेगा सीपीयू जो हमारे लिए इनवैलिड है या मेमोरी में इस वक्त रियल मेमोरी में नहीं है बल्कि वीएम में है, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये पेज फॉल्ट हो गया। ये एक टर्म यूज करते हैं, पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट का मतलब ये हुआ कि वी आर रेफरिंग टू अ पेज व्हिच इज currently not available in the physical memory, rather it is available in the virtual memory। तो पेज फॉल्ट जब होगा तो उसका मतलब ये होगा कि आपको उस पेज को लाना पड़ेगा वर्चुअल मेमोरी से, कहाँ पे, रियल मेमोरी में। जो हमने यहाँ पे हमने डायग्राम देखी थी ऊपर, ये वाली, नहीं ये नहीं, सॉरी, डायग्राम ये है, बल्कि ये है कि जी ये हमारे वो पेजेस हैं जो वर्चुअल मेमोरी में। आप सपोज करें आपने पेज नंबर 2 को एक्सेस किया प्रोसेस ए का, अब ये पेज नंबर 2 कहाँ पे है इस वक्त, वर्चुअल मेमोरी में। तो जब सीपीयू एक्सेस करेगा पेज नंबर 2 को, तो पेज नंबर 2 से यहाँ नहीं मिलेगा फिजिकल मेमोरी में। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पेज फॉल्ट हो गया। और जब पेज फॉल्ट हो गया तो इस पेज नंबर 2 को हमें वर्चुअल मेमोरी से उठा के फिजिकल मेमोरी में लाना पड़ेगा, और ये काम कौन करेगा, आपका एमएमयू या मेमोरी मैपिंग, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि इसको उठाएगा और यहाँ से उठा के यहाँ पे डालेगा। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास पेज फॉल्ट की हैंडलिंग है। दिस इज व्हाट वी कॉल टू हैंडल अ पेज फॉल्ट। और ये काम कब होगा, जब पेज फॉल्ट होगा। अगर पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो फिर तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, वो पेज जो ऑलरेडी हमारे पास फिजिकल मेमोरी में मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास एक उसने एग्जांपल दी हुई है। उसने कहा जी हमारे पास एक प्रोसेस है, उसकी ये लॉजिकल मेमोरी है, उसमें ये पेजेस हैं ABCDEFH तक, ठीक है। ये हमारा पेज टेबल है, और ये हमारे पास जो है वो फिजिकल मेमोरी है। अब उसने ये बता रखा है कि जो ये पेज नंबर हमारे पास 0 है ये हमारे पास जो है वो फ्रेम नंबर 4 में मौजूद है। 1 नहीं है, 2 है, फिर 3, 4 नहीं है, 5 है, 6, 7 नहीं है। अब जो जो मौजूद हैं, यानी कि हम पेज नंबर 0 की बात कर रहे हैं, 2 की और 5 की, तो इनके आगे बिट्स क्या हो गई, वी हो गई, यानी वैलिड बिट हो गई। मतलब ये है कि ये जो पेजेस हैं इस वक्त मेमोरी में मौजूद हैं। तो ये A, C और F आपको नजर आ रहे हैं। पेज नंबर 0 A हो गया, और उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 2 जो है वो हमारा C हो गया,
और पेज नंबर हमारे पास जो है वो 5 जो है वो F हो गया। तो ये तीनों पेजेस इस वक्त मेमोरी मौजूद हैं। इन टोटल इसके पेजेस हैं 8। उस 8 में से रियल मेमोरी में कितने मौजूद हैं? 3 मौजूद हैं और बाकी जो 5 है वो सारे इधर मौजूद हैं वर्चुअल मेमोरी में। अब अगर प्रोग्राम एक्सेस करेगा ए को तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोग्राम एक्सेस करेगा बी को तो चूंकि बी यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पेज फॉल्ट हो जाएगा। और जब पेज फॉल्ट होगा तो बेसिकली हम करेंगे क्या, इस बी को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ कहीं लोड करेंगे इन फ्रेम्स के अंदर, ठीक है। तो इस जो ये लोडिंग है ऑफ बी फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी, ये हमारे पास क्या कहलाता है, पेज फॉल्ट हैंडलिंग कहलाता है। तो ये उस पेज फॉल्ट की बात कर रहा है कि इफ देयर इज अ रेफरेंस टू अ पेज, फर्स्ट रेफरेंस टू द पेज विल ट्रैप ऑपरेटिंग सिस्टम पेज फॉल्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम लुक्स एट अनदर टेबल टू डिसाइड इनवैलिड और वैलिड, फाइंड द फ्री फ्रेम, स्वैप द पेज इनटू द फ्रेम एंड वायर शेड्यूल। अच्छा, ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस कहते हैं स्टेप्स इन हैंडलिंग अ पेज फॉल्ट। ये डायग्राम आपकी बुक में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से, और डिस्कशन भी सारी अवेलेबल है। तो वो ये कहता है कि ये हमारे पास सीपीयू है, यहाँ पे, यहाँ से एड्रेस जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ से रेफरेंस जनरेट हो रहा है। रेफरेंस का मतलब है किस पेज को हमने रेफर करना है। ये उस प्रोसेस का क्या है, पेज टेबल। हर प्रोसेस का अलग अलग पेज टेबल होगा और प्रोसेस का पेज टेबल इस शक्ल में है हमारे पास, जिसमें हमारे पास पेज नंबर्स हैं। जो वैलिड हैं उनके आगे हमारे फ्रेम नंबर्स मौजूद हैं, और जो इनवैलिड हैं वो ऑब्वियसली वो इनवैलिड हैं, तो उनके लिए कोई फ्रेम नंबर मौजूद नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो अभी है ही नहीं रैम में। अब आपने एक एड्रेस स्पेस जनरेट किया, सपोज करें जो भी प्रोसेस, जिस पेज को आप एक्सेस कर रहे हैं वो हमारा आई है, आई का मतलब है इनवैलिड है, उसका मतलब है वो आपके मेमोरी में मौजूद नहीं है। तो जब ये काम हुआ और ये पेज फॉल्ट हो गया, आई को देख के उसने कहा पेज फॉल्ट है, तो एक ट्रैप जनरेट हो गई। ट्रैप का मतलब है इंटरप्ट जनरेट हो गई, और जो इंटरप्ट है वो तो जब हमारे पास ट्रैप या इंटरप्ट जनरेट हुई, और ये बेसिकली है कि हमारे पास जो हम एक ऐसे पेज को एक्सेस कर रहे हैं जो कि इस वक्त फिजिकल मेमोरी में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हमें उस पेज को लाना पड़ेगा वर्चुअल मेमोरी से अपनी फिजिकल मेमोरी में। जब ये ट्रैप जनरेट हुई तो ये कंट्रोल किसके पास चला गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला गया। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, ये जो पेज जो कि बेसिकली वर्चुअल मेमोरी में है वो किसी बैकिंग स्टोरेज में होगा। अच्छा, वर्चुअल मेमोरी होगी कहाँ, ऑब्वियसली वो कोई आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी, ठीक है। यानी जैसे हमने कह दिया हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन हम एज ए वर्चुअल मेमोरी के तौर पे यूज कर रहे होंगे। तो ये हमारा वो जो बैकिंग स्टोरेज है, तो हम उसके ऊपर आ गए। यहाँ से हमने उस पेज को एक्सेस किया, जो भी हमारा पेज था। उस पेज को एक्सेस करने के बाद हम इस पेज को कहाँ लेकर आएंगे, फिजिकल मेमोरी में लेकर आएंगे। ब्रिंग इन द मिसिंग पेज, ये पेज हमारा यहाँ मिस था तो उसको हमने वापस फिजिकल मेमोरी में लेकर आ गए, और इसको हमने किसी फ्री फ्रेम में लोड किया। फ्रेम हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं पेजिंग के अंदर, कि हमने प्रोसेस की जो फिजिकल मेमोरी थी उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ था, और हर ब्लॉक को हमने फ्रेम का नाम दिया था। अच्छा, जब हमारे पास ये पेज फिजिकल मेमोरी में लोड हो गया, फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस जो हमारा पेज टेबल है इसको रीसेट करेंगे। रीसेट का मतलब है पहले इसकी जो बिट थी वो इनवैलिड थी, अब वो क्या बन जाएगी, वैलिड बन जाएगी, क्योंकि वो पेज जो है वो मेमोरी में लोड हो चुका है, एक बात। और उसका कोई फ्रेम नंबर भी आएगा, जिस फ्रेम में आपने उसको लोड किया है, यहाँ से जो नंबर है वो भी, वो इन्फॉर्मेशन भी पेज टेबल में आ जाएगी। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस इंस्ट्रक्शन को जो कि यहाँ पे हमने, जिसमें हमने इस पेज को एक्सेस किया था और जिसकी वजह से ये पेज फॉल्ट हो गया था, फिर दोबारा उसी इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोबारा उसी को एक्सेस करेंगे, दोबारा उसी को रेफर करेंगे, और अब की बार जब उस पेज को रेफर करेगा तो वो पेज जो होगा वो फिजिकल मेमोरी में मौजूद होगा, और वहां से हम अपने डेटा पे रीड राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हैंडलिंग ऑफ द पेज फॉल्ट इन द वर्चुअल मेमोरी। ये थोड़ा-सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसको ज़रा इसको देख लें, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें मेरे से, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? ये बात समझ आ गई सब लोगों को? यस सर। अच्छा, माइक आप लोगों के म्यूट हैं या अनम्यूट हुए हैं? वो अनम्यूट आप लोग कर सकते हैं जिसने क्वेश्चन पूछना है या कोई बात करनी है। अच्छा जी,
अच्छा, ये रिकरेंट मीटिंग क्या होती है जूम के अंदर, किसी को आइडिया है? वो ऑप्शन थी, मतलब ये इसके बाद दोबारा खुद से स्टार्ट हो जाएगी मीटिंग? एनीबॉडी हैज कौन सा आइडिया अबाउट ऑप्शन इट? सर? कौन सा ऑप्शन सर? इसमें ऑप्शन थी जब हम मीटिंग से शेड्यूल कर रहे थे तो रिकरेंट मीटिंग, अब हमने रिकरेंट को इनेबल कर दिया है, तो क्या मतलब होता है मतलब ये रीअकर हो जाएगी, दोबारा से कनेक्ट हो जाएगी, ये ऐसा है इसका मीनिंग है? क्योंकि अभी इसके इस मीटिंग में हमारा 1 जी मिनट जी, रह गया है, लेस देन 1 मिनट, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आई थिंक सर इसका रिकरिंग में इसमें ये होता है कि ये रेगुलर मतलब कि हर रोज इस तरह की मीटिंग इसी टाइम पे होगी, वो मेरे ख्याल में ये पूछ रहे अच्छा, वो होंगे। हर रोज उस टाइम पर होगी, अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा था कि रिकरेंट का मतलब है कि इसी मीटिंग को वो आगे कंटिन्यू दोबारा करेगा। अच्छा नहीं, ठीक है, फिर दोबारा हम इसको रिकनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया, उसके बाद फिर ज्वाइन करते हैं इसको। सर वो एक्सटेंड का ऑप्शन आ जाएगा, वो एक्सटेंड पे कर दीजिएगा। मीटिंग एंड के ऊपर एक्सटेंड का ऑप्शन आएगा? जी जी, सम टाइम आ जाता है। अच्छा चलें देख लेते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि लेस देन अ मिनट है हमारे पास।